नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हमारी गेहूं की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो हमें क्या कार्य करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कैसे हम गेहूं में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, कैसे हम गेहूँ में ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं, कैसे हम अपनी फसल को हरी भरी रख सकते हैं। आज की वीडियो में इन तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही यूनिक वीडियो आज की आप सभी के लिए होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपको मज़ेदार वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जब हमारी गेहूँ की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो सबसे पहले हम उन किसान भाइयों की भी बात कर लेते हैं। बहुत से किसान भाई ने अभी तक पहला पानी नहीं लगाया है, तो सबसे पहले तो आपको पहला पानी लगा देना है। इसमें बहुत देर नहीं करनी है। अधिकतम 26, 27, 28 दिन तक तो आपको पहली सिंचाई कर ही देनी चाहिए। मान लीजिए 30 दिन भी हो गए हैं, नहीं लगा पाए हैं तो किसी भी कारणवश, तो तुरंत ही आपको पहला सिंचाई यानी पहला पानी लगा देना है। पहला पानी लगाने का सबसे अच्छा समय 21 से 25 दिन का होता है। इस अवस्था में आपको पहले सिंचाई कर देनी चाहिए और पहली सिंचाई के समय हम कुछ खादें भी डालते हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। हम सबसे पहले बात सिंचाई पे ही कर लेते हैं। सिंचाई आपको 2-3 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है गेहूँ की फसल में। पहली अवस्था होती है जड़ अवस्था यानी क्राउन स्टेज, जिसको हम बोलते हैं, जो आपकी 21 से 25 दिन यानी 20 से 25 दिन की अवस्था को हम जड़ अवस्था बोलते हैं। इस समय जड़ों के विकास में काफ़ी तेज़ी आती है। जड़ें काफ़ी तेज़ी से इस समय विकसित हो रही होती हैं। इस समय अगर नमी की कमी हो जाती है तो जड़ों का विकास सही रूप से नहीं हो पाता है, जड़ें फैल नहीं पाती हैं। जब जड़ों का विकास सही रूप से नहीं होगा तब कभी भी आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। कभी भी आपके गेहूं की जो ग्रोथ है अच्छी नहीं होगी, गेहूं के पौधे पतले रह जाते हैं। बहुत सारे किसान भाई ये भी कमेंट करते हैं कि हमारे जो गेहूं के पौधे हैं काफ़ी पतले हैं, ज़्यादा उसमें कल्ले नहीं आए। तो हो सकता है आप पहली सिंचाई ना कर पाए हो सही ढंग से। सही ढंग से मेरा मतलब ये भी है कि आपने ना तो सही समय पर पहले सिंचाई की है और ना ही सही मात्रा में। सही मात्रा का मतलब ये है कि बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर दूसरी गलती ये करते हैं कि पहली गलती तो कर दी कि हाँ समय से सिंचाई नहीं करते हैं, दूसरी गलती ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भर देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप ज़्यादा मात्रा में पहली सिंचाई करते हैं तो भी आपको नुकसान होता है। पहला पानी हमेशा हल्का लगाना होता है। पहला पानी अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ज़्यादा पानी भरने से आपके जो जड़ें हैं, आपके जो पौधा है वो तनाव में चला जाता है। जड़ों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि मिट्टी में ही जड़ें रहती हैं। जड़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जड़ें समझ लीजिए नाजुक अवस्था में रहती हैं। ज़्यादा पानी भरने से जड़ों का जो बढ़वार है एकदम से रुक जाता है। पौधे की बढ़वार एकदम से रुक जाती है। पौधे में पीलापन भी आ जाता है, ग्रोथ एकदम से अपनी रोक देता है। तो इसलिए पहला पानी हमेशा हल्का लगाना होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पहले पानी पे तो मतलब पहली बार तो नहीं ही होती है। दोस्तों, जो पौधा 20 से 25 दिन का होता है बहुत बड़ा नहीं होता है, पौधा छोटा होता है, आवश्यकता कम होती है, कम पानी ही लगाना होता है। दूसरा कारण ये भी होता है कि जब मान लीजिए पहली सिंचाई आपने बहुत ज़्यादा कर दी, धूप उतना ज़्यादा नहीं निकलती है, आपके जो पानी है वो वाष्पीकरण नहीं होता है, पानी बहुत लंबे समय तक खेत में भरा रहता है जिससे भी पीलापन आ जाता है। तो पहला पानी हमेशा हल्का आपको लगाना होता है। अब यहाँ पे हमने सिंचाई के बारे में पहला पानी तो जान लिया, हमें हल्का लगाना होता है, 21 से 25 दिन पे लगाना होता है। दूसरी एक और अवस्था होती है जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपके पौधे को सिंचाई की पड़ती है, वो होती है बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था। जब बालियाँ निकलने वाली होती है, अगर आप इस समय सिंचाई नहीं करते हैं, नमी की कमी रह जाती है तो बालियाँ सही से नहीं निकल पाती हैं, बालियाँ पतली रह जाती हैं, बालियों की साइज नहीं बढ़ती है, दाने कमज़ोर रह जाते हैं, दाने भी आपके पिचके और पतले रह जाते हैं। तो इसलिए जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं तब भी नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी अवस्थाएं होती है, कल्ले निकलने वाली अवस्था, दुग्धावस्था, बहुत सारी अवस्थाएं होती है जब आपको सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, नीचे लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें 30 से 35 दिन पर सिंचाई के साथ साथ कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी खादों का इस्तेमाल पहले पानी के बाद आपको करना है, सिंचाई से पहले आपको नहीं डालना है। मान लीजिए आप 25, 26 या 27 दिन पे भी सिंचाई करते हैं तो 2 से 3-4 दिन का समय लगता है, तब तक आपका खेत काफ़ी गीला रहता है, मतलब खेत में जाएंगे तो पैर भी दब जाता है। तो जब आपका पैर खेत में ना दबे तब आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। 28 दिन, 30 दिन, 26 दिन, 27 दिन, जब भी आपको लगे कि हाँ आपका जो पैर है मिट्टी में नहीं धंस रहा है तब आपको इन खादों का प्रयोग कर देना है। चाहे वो 26 दिन का समय हो, चाहे मान लीजिए आप 21 दिन पर सिंचाई कर देंगे तो 25-26 दिन पे भी ये खाद आप डाल सकते हैं।
तो अब हम जानते हैं यूरिया आपको कितना डालना है। वैसे आपको मैं बताते चलूँ, यूरिया खाद का प्रयोग आपको गेहूं की फसल में 3 बार करना चाहिए। पहली बार बुआई के समय दोबारा से पहले पानी पे, तीसरी बार आपको दूसरे पानी पे डालना होता है। तो बुआई के समय जो किसान भाई अभी भी बुआई नहीं कर पाए हैं तो वो किसान भाई 25 केजी यूरिया बुआई के समय डाल दीजिए, और पहले पानी पे यहाँ पे आपको 40 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो 40 किलोग्राम आपको दानेदार यूरिया लेना है। इसके साथ में आपको लेना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट दो तरह से आती है, एक आती है 33% वाली, एक आती है 21% वाली। तो अगर आप 33% वाले जिंक डालना चाहते हैं तो इसकी आपको 5 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप 21% वाले जिंक डालना चाहते हैं तो 21% वाले जिंक की आपको लगभग 8 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको लेना है जिंक सल्फेट। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको लेना है सल्फ़र। जो सल्फ़र आता है 80 या 90% वाला, इसका इस्तेमाल किसान साथी आपको करना है। सल्फ़र की यहाँ पे आपको लगभग 3 से 4 किलोग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अब हम यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि अगर हम इन खादों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या मिलता है। किसान साथियों, यूरिया के बारे में आपको पता होगा, इसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन क्या करता है, आपके पौधे में जो वानस्पतिक विकास है, जो पौधे के ऊपरी हिस्से वाला विकास है, वो समस्त विकास में हेल्प करता है। चाहे पत्तों का विकास हो, चाहे तने का विकास हो, चाहे जो भी विकास हो, ऊपरी वाले सभी भाग में जो नाइट्रोजन है उसका अहम योगदान होता है। यहाँ पे जो आप यूज करेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट क्या करेगा, आपके पौधे में हरापन लाएगा, आपके पौधे की ग्रोथ जो बढ़वार होती है उसमें और तेज़ी लाता है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी काफ़ी अच्छे से आपके पौधे ले पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है जिससे आपके पौधे भोजन बनाते हैं, यानी जो सूरज की रोशनी से भोजन बनाते हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से होती है, जिससे आपके पौधे में एक चमक आती है, अच्छे से ग्रोइंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो आप सल्फ़र इस्तेमाल करेंगे, सल्फ़र का यहाँ पे काफ़ी अहम योगदान है। सल्फ़र क्या करेगा, आपकी जो नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है उसको काफ़ी बढ़ा देता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाते हैं, जिससे आपके पौधे में हरापन आएगा। एक हरापन होता है हल्का हरा, एक होता है एकदम गाढ़ा हरा। तो आपके सारे पौधे एकदम गाढ़े हरे रंग के हो जाएंगे, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ये भी अच्छे से करता है। तो यहाँ पे जो हमने 3 खादें आपको बताई, ये तीनों खादें आपके पौधे में हरापन लाने वाली खादें हैं। नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी पीलापन आता है। यहाँ पे जो आप सल्फ़र डालते हैं, सल्फ़र की कमी से भी पीलापन आता है। सल्फ़र की कमी से जो नए पत्ते आते हैं वो पीले हो जाते हैं। जिंक की कमी से भी पीलापन आ जाता है। तो ये तीनों खादें अगर आप डालते हैं तो अगर आपकी गेहूं की फसल में पीलापन वाली समस्या है तो वो बिल्कुल ही दूर होने वाली है। इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। यूरिया 40 केजी, यहाँ पे जिंक सल्फेट 33% वाला 5 केजी, या फिर 21% वाला 8 केजी आपको डालना है। सल्फ़र आपको यहाँ पे 80 या 90% वाला लगभग 3 या 4 किलोग्राम डालना है। इतनी मात्रा आपको पहले पानी के बाद डालनी है, पहले पानी के पहले आपको नहीं डालनी है। बहुत से लोग बोलते हैं पहले डाल दीजिए, लेकिन आपको बिल्कुल भी पहले नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जब हम खादों का इस्तेमाल सिंचाई से पहले करते हैं, खासकर यूरिया खाद का इस्तेमाल, तो यूरिया खाद अगर आप सिंचाई से पहले डालते हैं, आप सभी को पता होगा जितनी भी खादें आती हैं उनमें सबसे जल्दी यूरिया घुल जाती है। मतलब यूरिया एक ऐसी खाद है जो काफ़ी जल्दी पानी में भी घुल जाती है, मिट्टी में भी घुल जाती है, गल जाती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल सिंचाई से पहले करते हैं, उसके बाद में सिंचाई करते हैं, जब आप सिंचाई करेंगे, सिंचाई जब पानी जो होता है नीचे ज़मीन के नीचे रिस जाता है, धीरे धीरे जाता है, तो उसी दौरान आपकी जो यूरिया है वो भी नीचे चली जाती है, जिससे आपके पौधे को संपूर्ण मात्रा आपके पौधे को नहीं मिल पाती है, कम मात्रा मिल पाती है। जो ऊपर बचता है वही मिलता है, जो नीचे चला जाता है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके पौधे की जड़ें भी शुरुआती अवस्था में छोटी होती हैं। तो इसलिए यूरिया खाद का इस्तेमाल कभी भी आपको सिंचाई से पहले नहीं करना है। जो हल्की मिट्टी होती है वहाँ पर यह समस्या ज़्यादा देखी गई है कि हल्की मिट्टी में जो पानी होता है काफ़ी जल्दी सोख लेता है, वहाँ पर यह समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए इन खादों का प्रयोग आपको सिंचाई के बाद ही करना चाहिए। भारी मिट्टी में आप डाल तो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि आपको बाद में प्रयोग कर लेना है। 2-4 दिन में कोई विशेष अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ आपने सिंचाई से पहले डाल दिया तो कि आपने तीर मार दिया, ऐसा नहीं है। सिंचाई के बाद डालेंगे तो 2-4 दिन में कोई ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। अब यहाँ पर एक खाद हम आपको और बता देते हैं, इसका भी प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। अगर आप इसका भी इस्तेमाल साथ में कर देते हैं और अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सागरिका का इस्तेमाल कर दीजिए। जो सागरिका आती है दानेदार वाली, इसका अगर आप प्रयोग करते हैं अच्छा लाभ मिलेगा। आपके जड़ों का विकास तेज़ी से होगा, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी, अच्छा फुटाव होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो कैसे आपको
सागरिका डालना है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। सागरिका दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग आपको करना है और इसकी आपको 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। वैसे मैं आपको बताते चलूँ, सागरिका दानेदार का इस्तेमाल हम गेहूं की फसल में या फिर किसी भी फसल में 2 बार करते हैं। पहली बार इसका इस्तेमाल आपको करना होता है बुआई के समय बेसल डोज के रूप में। जब आप खादें डालते हैं, चाहे आप DAP NPK वगैरह डालें, तो उसी खाद में आपको सागरिका दानेदार 10 kg शुरुआती अवस्था में डाल देना है, या फिर गेहूं के साथ भी आप मिला के डाल सकते हैं। उसके बाद में दोबारा से फिर से 30 दिन के बाद सागरिका का इस्तेमाल आपको अपने गेहूं की फसल में करना है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सागरिका भी आप 30 से 35 दिन पे डाल सकते हैं, या फिर आप 25-26 दिन पे भी डाल सकते हैं। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-4 दिन आगे पीछे आप डाल सकते हैं। तो सागरिका भी डालेंगे तो अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें बताई, यूरिया बताया, जिंक बताया, इसके साथ में सल्फर, और चौथी खाद हमने सागरिका बता दिया। इसका इस्तेमाल 30 से 35 दिन के अंदर आपको कर देना है, बहुत देर में ये खादें नहीं डालनी हैं। अब हम कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं जिसका आप छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जो जिंक आती है, इसका अगर आप मिट्टी में नहीं डालना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। छिड़काव करने के लिए, स्प्रे करने के लिए जो 33% वाली जिंक आती है, इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा यूज़ करनी है। जो 21% वाली जिंक आती है, इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा यूज़ करनी है। एक जिंक और आती है 12% वाली, जिसको हम एडिटिया जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक बोलते हैं। इसका इस्तेमाल भी आप छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। तो इसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा यूज़ करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, और तीनों में से किसी एक जिंक का ही इस्तेमाल आपको करना है। तो जिंक के साथ में आपको केवल सिंगल जिंक तो स्प्रे करना नहीं है, जिंक के साथ में आप चाहें तो 1 से 2 किलोग्राम जो दानेदार यूरिया आती है भी घोल के डाल सकते हैं, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलोग्राम आपको जो चूना आता है, जो पेंटर वाली दुकान पे मिलता है, वही ले लेना है। उसके बाद में शाम को भिगो दीजिए। सुबह जो पानी बचता है, मतलब 10 से 12 घंटे आपको भिगोना है। उसके बाद में जो पानी बचता है, कपड़े की मदद से अच्छे से छानने के बाद आप इसके साथ में जो जिंक आती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल, जिंक का इस्तेमाल आपको अगर आप छिड़काव करते हैं तो 2 बार आपको करना पड़ेगा। पहली बार 30 से 35 दिन पे, दोबारा से फिर से 15-20 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक NPK भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी प्रयोग आप कर लीजिएगा। NPK जो आता है 19-19-19, इसका भी इस्तेमाल 35 से 40 दिन की अवस्था में आपको कर देना है। 19-19-19 1 से 1.5 किलोग्राम आपको डालना है। और आप चाहें तो सागरिका लिक्विड भी इसके साथ में डाल सकते हैं। अगर आप सागरिका दानेदार नहीं डालना चाहते हैं तभी आपको सागरिका लिक्विड डालना है। तो सागरिका लिक्विड की आपको 250 से 500 ml मात्रा तक डालनी है। फसल अच्छी है तो 250 से 300 ml डाल दीजिए। थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है तो 400 से 500 ml प्रति एकड़ के दर तक आप सागरिका लिक्विड डाल सकते हैं। और NPK 19-19-19 1 से 1.5 किलोग्राम अगर आप डालते हैं, अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप दानेदार खादें डालते हैं, उसके 1 सप्ताह बाद ही आपको ये NPK का छिड़काव करना चाहिए, तभी बेहतर लाभ आपको मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी कि आप गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं। 35 दिन या 30 दिन पे आपको, या 40 दिन पे आपको क्या करना है, सिंचाई कब करनी है, कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, नीचे कमेंट के माध्यम से आप अपने सारे सवाल, सारे सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे।